कक्षा 10वीं अध्याय 2 बहुपदों के शून्यकों और गुणकों में संबंध हम भाग 2 में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध तथा बहुपद ज्ञात करना जबकि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो। आइए शुरू करते हैं हम बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना। कक्षा 9 में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। आइए कक्षा 9 का विधि देखते हैं, जिसमें हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने की सबसे पहली विधि है सर्वसमीका के माध्यम से। यहाँ केवल एक सर्वसमीका a² - b² का यूज़ करके हम गुणनखंड निकालेंगे। जैसा हम जानते हैं a² - b² का जो गुणनखंड होते हैं a + b और a - b के रूप में होते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं x² - 3, इसके गुणनखंड सर्वसमीका a² - b² के माध्यम से निकालेंगे। तब हम यहाँ x² - 3 में x² - 3 को x² - 3 की जगह लिखेंगे √3 का स्क्वायर। इस प्रकार ये a² - b² के रूप में हमें प्राप्त हुआ बहुपद। तब हम देखते हैं सर्वसमीका के यूज़ से इसका गुणनखंड होगा x - √3 और x + √3। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार के बहुपद, जिसे हम a² - b² के रूप में लिख सकते हैं, उनके गुणनखंड हम आसानी से a - b और a + b के माध्यम से निकाल सकते हैं। आइए इसी का दूसरा एक प्रश्न लेते हैं जो पुस्तक में दिया हुआ है t² - 15। इसके सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, तो हम t² - 15 को हम लिख सकते हैं t² √15 का स्क्वायर। तब हमें यह बहुपद a² - b² के रूप में प्राप्त होगा। उस आधार पर इसके जो गुणनखंड होंगे हमें प्राप्त होंगे t - √15 और दूसरा जो गुणनखंड होगा वो प्राप्त होगा t + √15। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रकार के बहुपद जो हमें a² - b² के रूप में प्राप्त होते हैं, उसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सर्वसमीका a² - b² का यूज़ करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम दूसरे प्रकार का बहुपद लेते हैं जो कि a² - b² के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता, जैसे 2x² - 8x + 6। ये हमारे पास ज्ञात है। इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम मध्य पद को विभक्त करके ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। यहाँ 2x² - 8x + 6 को मध्य पद 8x को 2 भाग में विभक्त करने को हम विभिन्न चरण देखेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम x² के साथ जो गुणांक है उसको देखेंगे। यहाँ पर वह गुणांक 2 है तथा अंतिम पद अर्थात अचर राशि जो है वो 6 है। सबसे पहले हम 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 6 का यदि हम गुणा करते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर प्रथम और अंतिम पद को जो गुणांक थे उनका गुणनफल लिया है। आइए अब हम जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है 12, उसके सभी गुणनखंड हमें लिखना है। तो 12 के सभी गुणनखंड पहले से, यदि 1 से हम शुरू करें तो 1 × 12, जिसे 12
इंटू 1 के रूप में भी हम लिख सकते हैं, 12 इंटू 1। इसी प्रकार यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू 6 आएगा, या उसे हम 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तथा तीसरा जो गुणनखंड है वो 3 इंटू 4 होगा, या उसे हम दूसरे रूप में 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। यह 12 के सभी संभव गुणनखंड के जोड़े हैं। अब हम आते हैं बीच की संख्या पर, जो कि हमारी -8 है। तो हमने जो भी 12 के गुणनखंड लिखे हैं उनमें गुणनखंड के जोड़ों में से किसी जोड़े को जोड़ने पर या घटाने पर हमें -8 प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर 6 and 2 या 6 and 2 या 2 and 6, इसमें 6 और 2 को जोड़ने या 2 या 6 को जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त होता है, परंतु हमें 8 माइनस का चाहिए। इसलिए इसको जोड़ने के लिए हम इसको माइनस से जोड़ेंगे, अर्थात दोनों के चिन्ह हम माइनस रखेंगे, अर्थात 6x माइनस 2x लिखेंगे। इस प्रकार यह क्रिया मध्य पद को विभक्त कर देती है, अर्थात 8x के 2 भाग हो गए, एक 6x के रूप में और एक 2x के रूप में। इस प्रकार हमें ये 3 पद थे, इससे हमें 4 पद प्राप्त हुए, जिसमें प्रथम और द्वितीय पद में से हमें कुछ कॉमन लेना है, और द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ पद में से भी हमें कुछ कॉमन लेना है। तो हम देखें पहले वाले पद में और दूसरे वाले पद के जो गुणनखंड हैं, यदि हम आसानी से देख सकते हैं उन्हें। पहला पद है 2x², इसके गुणनखंड हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसी प्रकार दूसरा जो पद है वो 6x है, इसके यदि हम गुणनखंड देखें तो हमें प्राप्त होते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ अचर राशि 2 कॉमन है और x कॉमन है। इस प्रकार प्रथम और द्वितीय पद में से हमने 2 और x को कॉमन ले लिया, तो हमें प्राप्त होगा 2 और x हमने कॉमन लिया तो हमें प्राप्त होगा, पहले वाले पद में x बचेगा, दूसरे वाले पद में 3 बचेगा, तो हमारे पास प्राप्त हुआ x माइनस 3। इसी प्रकार तीसरे और चौथे पद में देखें तो तीसरे पद के जो गुणनखंड हैं 2x के गुणनखंड होंगे 2 इंटू एक्स, तथा नीचे जो 6 है 6 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 3। तो हम कॉमन देखें, हमें उभयनिष्ठ जो मिल रहा है वो 2 है, तो यहाँ से हमने -2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पर बचा x तथा दूसरे पद में बचा 3, पर यहाँ माइनस का कॉमन लिया इसलिए यहाँ का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास x माइनस 3 प्राप्त हुआ। x माइनस 3 इस पद में और x माइनस 3 ये उभयनिष्ठ है, इसको कॉमन लेने पर हमारे पास जो बचा वो हम लिखें तो हमारे दूसरे कोष्ठक में आएगा 2x माइनस 2, जो कि दिए गए बहुपद के गुणनखंड हैं। इन्हें और संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें तो हमें ये प्राप्त होगा 2x माइनस 1 x माइनस 3। इस प्रकार हम आसानी से दिए गए बहुपद के गुणनखंड मध्य पद को विभक्त करके ज्ञात कर सकते हैं। आइए मध्य पद को विभक्त करने के लिए एक और प्रश्न हल करके देखते हैं, ताकि मध्य पद को विभक्त करने की जो विधि हमने कक्षा 9 में सीखी थी उसे हम आसानी से समझ सकें। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं, एक सवाल लेते हैं जो कि x² प्लस 7x प्लस 10 के रूप का है। इसमें हम देखते हैं प्रथम पद 1 है और लास्ट का पद 10 है। तो हम देखें प्रथम और लास्ट के पद का यदि हम गुणनफल करें तो हमें प्राप्त होगा प्रथम और लास्ट पद का गुणा जो हमने किया
तो हमें प्राप्त हुआ 1 × 10, जिसका गुणनफल हमें 10 के बराबर प्राप्त हुआ। अब हम 10 के सभी संभव गुणनखंड लिखें तो हमें प्राप्त होंगे 1 × 10, या इसे हम कह सकते हैं 10 × 1। इसी प्रकार दूसरा गुणनखंड जो प्राप्त होगा 2 × 5 या 5 × 2। इसके अतिरिक्त 10 के कोई से गुणनखंड नहीं होंगे। अब आते हैं मध्य पद पर। मध्य पद में हमारे पास 7 लिखा है, जो कि इसमें किसी भी गुणनखंड के जोड़ने पर या घटाने पर 7 प्राप्त हो सकता है। तो हम देखते हैं कि 2 और 5 या 5 या 2 को प्लस करने पर हमें 7 प्राप्त हो सकता है। यहाँ हम देखें 7 का साइन प्लस है, इसीलिए हम 7 को 5x + 2x के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने 7 को 2 भागों में विभक्त किया, 5x + 2x + 10। प्रथम दो पदों से यदि हम कॉमन निकालें तो हमने यदि यहाँ से कॉमन निकालने के लिए यदि हम प्रथम पद के गुणनखंड लिखें, प्रथम पद x² है, इसके गुणनखंड x × x होते हैं, तथा दूसरा पद 5x है, इसके गुणनखंड 5 × x होते हैं। यदि हम देखें इनमें कॉमन फैक्टर जो हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हैं वो x है, तो यदि हमने x कॉमन निकाला तो हमारे पास x + 5 यहाँ पर बचेगा। इसी प्रकार तीसरे और चौथे पद में देखें उभयनिष्ठ कौन है, तो तीसरे पद के गुणनखंड होंगे 2 × x और चौथे पद के गुणनखंड होंगे 2 × 5। तब हम कॉमन यहाँ पर देखें तो हमें स्पष्ट रूप से जो उभयनिष्ठ या कॉमन दिखता है वो 2 है, तो यहाँ से हमने +2 कॉमन ले लिया। तो तीसरे पद में यहाँ पर x और यहाँ पर 5 बचेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें एक गुणनखंड x + 5 निकला। इसको यदि हम कॉमन ले लें तो हमारे पास एक गुणनखंड x + 2 बचेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिए गए द्विघात बहुपद के गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला, यदि वो a² - b² के टाइप का है तो हम a² - b² की सर्वसंख्या का यूज़ करके उसके गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि वह x² + 7x + 10 जैसे रूप का है, अर्थात ax² + bx + c के रूप का है, तो हम इसके लिए मध्य पद को 2 भागों में विभक्त करके भी हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। आइए गुणनखंड निकालने के पश्चात जो हमारा मुख्य उद्देश्य है शून्य ज्ञात करना, इसको हम देखते हैं किस प्रकार द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद के गुणनखंड हमने ज्ञात किए थे उनको हम शून्य के बराबर रखते हैं। जैसे हमने 2 बहुपद t² - 15 और x² + 7x + 10 लिया। इसमें t² - 15 के जो गुणनखंड थे उनको हम शून्य के बराबर रखेंगे, तब हमारे पास प्राप्त होगा t - √15। एक गुणनखंड ये था और दूसरा गुणनखंड हमारे पास था t + √15। इनको हमने शून्य के बराबर रखा क्योंकि हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, अर्थात वह मान ज्ञात करना है जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य होता है। तो हमने जो गुणनखंड थे उनको शून्य के बराबर रख लिया। तब हम देखते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ, या तो t - √15 बराबर 0 के है या t + √15 बराबर 0 के है। t + √15 बराबर 0। यदि हम इसे हल करते हैं, प्रथम वाले पद को -15 का
पक्षांतर कर दें तो हमें प्राप्त होगा 0 प्लस √15। तब हम लिख सकते हैं t बराबर √15। इसी प्रकार जो हमने लिखा था t प्लस √15, यहाँ यदि हम पक्षांतर कर दें तो हमें प्राप्त होगा 0 माइनस √15 या t बराबर -15। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि t² - 15 के दो शून्यक हैं, या एक शून्यक है √15 और दूसरा शून्यक है -√15। √15 या -√15। दूसरा बहुपद जिसे हमने लिखा था, जिसके गुणनखंड हमें प्राप्त हुए थे x + 5 या x + 2 और x + 5। शून्य ज्ञात करने के लिए, जैसे अभी हमने पहले देखा कि इनके गुणनखंड को 0 के बराबर रखना है, तो हमने इनके गुणनखंड को 0 के बराबर रख दिया। तब इसका अर्थ यह हुआ, या तो x + 2 बराबर 0 है या x + 5 बराबर 0 है। तब हम देखते हैं, यदि x + 2 बराबर 0 है, इसको यदि हम हल करें तो 2 का पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होगा 0 - 2, अर्थात x बराबर -2। इसी प्रकार यदि हम x + 5 बराबर 0 को हल करें तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 0 - 5, अर्थात x बराबर -5। इस प्रकार हमें दो शून्य ज्ञात हुए, जो कि x² + 7x + 10 के हैं। एक शून्यक -2 होगा और एक शून्यक -5 होगा। अतः हम आसानी से बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर उनको शून्य के बराबर रखकर उनके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी भाग को हम थोड़ा आगे करते हैं और देखते हैं कि बहुपद के शून्यकों और गुणनखंड के बीच क्या संबंध होता है। एक रैखिक बहुपद था ax + b बराबर 0, जिसके हमने शून्यक ज्ञात किए थे, तो इसके शून्यक x बराबर -b/a के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अर्थात रैखिक बहुपद ax + b के शून्य ज्ञात करने पर -b/a प्राप्त हुआ। यदि हम रैखिक बहुपद को ध्यान से देखें तो जो b जो है वो अचर पद है, जो माइनस के रूप में प्राप्त हो रहा है, तथा a जो है x का गुणांक है। इस प्रकार रैखिक बहुपद ax + b के यदि हमें शून्य लिखना हो तो हम सीधे लिख सकते हैं माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। इसी प्रकार यदि हमें x² + 7x + 10 के शून्यक, जो कि हमने -2 और -5 के रूप में प्राप्त किए थे, इनके शून्यक और गुणनखंड, इनके जो गुणांक हैं उनके बीच क्या संबंध है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम देखें, गुणांकों के बीच संबंध है। इनके बीच यदि हम देखें तो सबसे पहले बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध निकालने के लिए हमने x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करे, जो कि -2 और 5 प्राप्त हुए थे। यदि हम इनका योगफल करें तो -2 + -5, तो हमें जोड़ने पर -7 प्राप्त होगा। -7 और नीचे हर में यदि हम 1 लिख देते हैं, तब हम आसानी से देखते हैं कि 7 जो है
वो x का गुणांक है और 1 जो है x स्क्वायर का गुणांक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शून्यकों का जो योग है वो -x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक होता है। इसी प्रकार यदि हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें तो हम देखते हैं हमारा एक शून्यक -2 था और दूसरा शून्यक -5 था। यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें +10 प्राप्त होता है। यदि हर में हम 1 लिख देते हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि शून्यकों का जो गुणनफल है अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। इस प्रकार हमने देखा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों में गुणांकों के रूप में यदि हम संबंध देखें तो रैखिक बहुपद के जो शून्यक होते हैं माइनस अचर पद बटे x के गुणांक के बराबर होते हैं। इसी प्रकार द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जो शून्यक होते हैं उनका जो योगफल रहता है -x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक के बराबर होता है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो गुणनफल रहता है वो अचर पद और x के गुणांक के बराबर होता है। ये हम आसानी से देख सकते हैं। आइए कक्षा 10वीं में 1 नंबर में अधिकांशतः इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाता है जिसे हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद जिसका मानक रूप हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इससे पिछले भाग में लिया था, तब यदि उसके शून्यक हम अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं तो शून्यकों का जो योग रहता है -b/a रहता है, जहाँ b x का गुणांक है और a जो है x स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार शून्यकों का जो गुणनफल है जो अभी हमने ज्ञात किया था वो c/a रहता है। c यहाँ पर अचर राशि है और a यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है। यह द्विघात बहुपद के लिए हम आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि यह बहुपद त्रिघात में है तो त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप था वो था ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। उनके शून्यक यदि अल्फ़ा बीटा और गामा हैं तो हम देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a के बराबर होता है तथा दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, तो हमें उसका मान c/a के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार बीटा इंटू गामा है। इसी प्रकार अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों का जो गुणनफल है वो हमें -d/a के रूप में प्राप्त होता है। तो हमने देखा द्विघात बहुपद के लिए यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं तो उनका योगफल -b/a के बराबर, यदि उनका गुणनफल c/a के बराबर होता है, जहाँ a b c क्रमशः x स्क्वायर x और अचर पद हैं। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के लिए 3 शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा इनका योगफल जो रहता है -b/a के बराबर और उनका गुणनफल जो रहता है -d/a के बराबर रहता है तथा दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल c/a के बराबर रहता है। इस प्रकार शून्यकों के योगफल और गुणनफल और गुणांकों के बीच ये संबंध हम आसानी से देख सकते हैं। आइए इस चैप्टर का सबसे अंतिम भाग, जिसमें हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात होने पर बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं वह सीखना है। हमने देखा था, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया गया है। योग जो है 1/4 है और गुणनफल जो है -1 के बराबर है। हम जानते हैं शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है,
परंतु यहाँ पर सवाल में जो योगफल है वो 1/4 है और यहाँ पर जो सूत्र के रूप में होता है वो -b/a होता है। इसी प्रकार शून्यकों का जो गुणनफल है जो कि हमें -1 लिखा है और जो c/a होता है। यहाँ पर यदि हम देखें, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, परंतु यहाँ पर a के सामने 4 है, सॉरी 1 है और यहाँ a के यहाँ पर 4 है। इन्हें एक जैसा करने के लिए हम यहाँ पर यदि 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा -4/4 इक्वल c/a और यहाँ पर हम देखें 1/4 इज इक्वल टू -b/a। तब हम देखें a का मान 4 के बराबर, b का मान -b का मान 1 के बराबर या b का मान -1 के बराबर और c का मान -4 के बराबर होगा। अर्थात a बराबर 4, b बराबर -1 और c बराबर -4। इस आधार पर हम एक द्विघात बहुपद जिसका कि मानक रूप ax² + bx + c होता है, जिसमें a की जगह हम 4 लिखेंगे, b की जगह हम -1 लिखेंगे, b की जगह हम -1 लिखेंगे और c की जगह हम -4 लिखेंगे। तब हमें ax² + bx + c में मान रखने पर जो द्विघात बहुपद प्राप्त होगा वो इस प्रकार का रहेगा 4x² -1 का x में मल्टीप्लाई कर दिया तो अपन केवल x लिख सकते हैं -4। इस प्रकार द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें यदि पता है तो हम एक द्विघात बहुपद आसान रूप से लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c होता है, जिसमें हमें a, b और c के मान ज्ञात करना है। इस प्रकार हम प्रश्नावली 2.2 में 2 प्रकार के प्रश्न हैं। एक हमें शून्यक ज्ञात करना है और जांच करना है तथा दूसरा शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात होने पर उसके हमें बहुपद ज्ञात करना है। इस प्रकार ये प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं। आप सारे प्रश्न हल करके देखिए। यदि किसी प्रश्न में कोई कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें ताकि इन प्रश्नों को सॉल्व किया जा सके। साथ ही सभी जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं सभी को ये वीडियो शेयर करें, सभी को बताएं और किसी प्रकार की कठिनाई आने पर कमेंट अवश्य दें। साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।